अस्सलाम वालेकुम। शाम की चाय के साथ हाजिर हूँ। आज इशफाक अहमद साहब की ज़ाविया में से उनका नेक्स्ट चैप्टर साहबाने इल्म पेश करेंगे। हम सब की तरफ से आप सब की खिदमत में सलाम पहुँचे। जिन बाबों का मैं अक्सर जिक्र किया करता हूँ और जिनमें ख़ास तौर पर बाबा नूर वाले का जिक्र रहता है, इनके बात करने का अंदाज़ और बात को समेटने का पेश करने का जो रवैया था, आम लोगों से बेहद मुख्तलिफ था। आप ये समझ लें, इनकी बातें कोटेबल कोर्स फोर्सिज्म का दर्जा रखती थी। मसलन कहा करते थे, जो खैर को कबूल नहीं करेगा खैर इसके गले पड़ जाएगा। कहते थे, नमाज की कज़ा है, खिदमत की कज़ा नहीं। फिर एक और इसी तरह लंबा बयान जिसके ऊपर हम ज़रा उलझ गए थे और अब मैं इस उलझन से थोड़ा सा आज़ाद हुआ हूँ। वो ये था, भेजने वाले ने इंसान को किसी काम के लिए, किसी अमल के लिए भेजा है, सिर्फ पढ़ने पढ़ाने के लिए नहीं। जो लोग पढ़ने पढ़ाने को अमल समझते हैं, वो अमल के लिए दिया गया वक्त ज़ाया करते हैं। अब ये बड़ी बोझल सी बात थी। हम लोग जो लिखने लिखाने वाले थे, पढ़ने पढ़ाने वाले थे, इनके लिए गोया ये एक बम शल था। लेकिन ईमानदारी से सोचा जाए, इस पर गौर किया जाए, डेरे पर बैठकर इस किस्म की गुफ्तगू नहीं होती थी जिस किस्म की हम टीवी पर बैठकर या प्रोग्राम में या यूनिवर्सिटी की क्लासों में या कॉलेज के कमरों में किया करते हैं। हमने इस पर गौर किया और गौर करने वालों में हबीब जालिब मरहूम भी थे। वो भी वहाँ आया करते थे और ख़ास तौर पर सफ्तर मीर, वो भी मरहूम हो गए हैं। वो बहस में शरीक तो नहीं थे लेकिन मौजूद थे। फिर हमारे सागर सिद्दीकी, सोचते सोचते हम इस नतीजे पर पहुँचे कि ये जो रेट ऑफ लिटरेसी हमारी शरह तालीम है और इसके बारे में हमने कॉले फैसल दिया है कि शरह तालीम 17, 18, 21, 20% है, इससे ज़्यादा नहीं है। तो बाबा जी ने कहा कि जिस तालीम को या जिस इल्म की शरह पे हम महदूद किए बैठे हैं, हमारे अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में शरह तालीम जो है वो 90 से 92% है। अब ये एक अजीब व गरीब बात थी। उन्होंने कहा, जब आप तालीम को जांचते हैं, आंकते हैं, बैठ के तोलते हैं, तो आप साहिबाने इल्म को नहीं लेते, साहिबाने कलम को लेते हैं। और साहिबाने इल्म में और साहिबाने कलम में आप तखसीस कर देते हैं, हालांकि इनको मिलाकर रखना चाहिए। साहिबाने इल्म में वो सारे लोहार, तरखान, वेल्डर, टेक्नीशियन, धोबी, आला दर्जे के दर्जी ख़ास तौर पर शामिल हैं। इसी तरह गाड़ी वाले सब लोग शामिल हैं, क्योंकि इनके पास अपना एक इल्म इतनी शिद्दत और इतनी मजबूती के साथ कायम है जिस तरीके का दूसरा इल्म। लेकिन हम लोग सिर्फ अहले कलम को या हर्फ शनास को ही साहिबाने इल्म समझते हैं। इस ज़्यादती की बात है। तो वहाँ से कुछ मुतासिर होकर जब मैं आया, घर पहुँचा, तो मैंने अपनी बीवी बानो कुद्सिया से बात की। उन्होंने कहा, ला हौल वला कुव्वत, ये तो आप कैसी बात करते हैं? साहिबाने इल्म तो हम हैं, क्योंकि हम लिखते हैं, हम राइटर हैं, हम अदीब हैं, हमारी तो किताबें छपती हैं। आप कहते हैं कि एक बढ़ई जो है वो भी ऐसा है। तो वहाँ हमारे एक प्रिंसिपल साहब बैठे थे जो कि अब भी एक बहुत बड़े कॉलेज के प्रिंसिपल हैं। इशफाक, ये बिल्कुल ज़्यादती की बात है। उन्होंने कहा, हम इनको कैसे साहिबाने इल्म कहें? मैंने कहा, आपका क्या शोबा है? उन्होंने कहा, केमिस्ट्री। वो केमिस्ट्री के प्रोफेसर थे। मैंने कहा, देखिए प्रोफेसर साहब, अगर केमिस्ट्री के शोबे के और आपकी लेबॉर्ट्री के दरवाजे ख़राब हो जाएं और आप इन्हें तब्दील करना चाहें तो आप किसको बुलाएंगे? तो उन्होंने कहा, तरखान को बुलाएंगे, बढ़ाई को बुलाएंगे, कारपेंटर को बुलाएंगे। तो जब वो कारपेंटर आएगा, इसका जायज़ा लेगा, तो वो कहेगा, देखिए ये 3 दरवाजे हैं, आप 2.5 मिक्सर लकड़ी मंगवा लें। अब आपका सारा कॉलेज बता दे कि 2.5 मिक्सर लकड़ी कितनी होती है। वो एक पूरा इल्म है ना इसका। अब जब वो 2.5 मिक्सर लकड़ी कह चुकेगा तो फिर कहेगा, प्रिंसिपल साहब, चूँकि दरवाजे अंदर के हैं और इनको बारिश का फांडा जोरिश नहीं होगी, और जब हम यहाँ दयार लगाने के बजाय पड़तल इस्तेमाल करेंगे तो बेहतर है। आप 2.5 मिक्सर लकड़ी पड़तल की मंगवा लें। और जब आपका अकाउंट ऑफिसर जाने लगेगा तो फिर वो कहेगा कि पूरे 6 फुट दरवाजे नहीं है, 5.5 फुट हैं, इसलिए आप शतीरी ना लें, फाड़ ले लें। तो ये कुछ टर्म्स हैं, पूरे का पूरा इल्म है। वो आपके देखते देखते इन चौखटों के ऊपर दरवाजे चढ़ा देगा, तो वो साहिब इल्म है या नहीं? कहने लगे, हम तो साहिब इल्म ना कहेंगे, लेकिन हम इसे अपने फ़न का माहिर कहेंगे। वैसे आप भी अपने फ़न के माहिर हैं, वो भी है, आप इसे तस्लीम करें, लेकिन इनके लिए तस्लीम करना बहुत मुश्किल था। फिर थोड़े दिन हुए, मैं ये बोझ लेकर, ये बहुत बड़ा बोझ है, मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ।
ایک यहाँ पर हमारी महफिल थी, एक होटल में तो हकीम सईद मरहूम किया करते थे, वहाँ बड़े दानिशमंद लोग इकट्ठे होते थे। वहाँ मैंने कहा ये एक मसला है, आप इसको तस्लीम करते हैं कि इनके पास इल्म है? तो वहाँ एक जज साहब रिटायर्ड थे, कहने लगे इशफाक साहब आप खुदा का खौफ करें, आप ये कह रहे हैं कि एक मेमार, मिस्त्री राज, चनाई का काम करने वाला साहिब इल्म है। मैंने कहा जनाब मैं इनको साहिब इल्म नहीं कहता, मैं इनको आपके और अपने बराबर समझता हूँ, वो इतनी तालीम का मालिक है जितनी हम हैं। कहने लगे खुदा का खौफ करें, बड़े परेशान हुए। कहने लगे आप ये किस तरह कह सकते हैं, वो कैसे इस दर्जे में आ सकते हैं? मैंने कहा देखिए जज साहब, पाकिस्तान में जितनी भी हाई कोर्ट्स हैं इनके नीचे बैठने वाले जज जिन छतों के नीचे बैठते हैं जो इन अनपढ़ मिस्त्रियों ने बनाई हुई हैं, और आप अपने फैसले लिखते हैं, आप इनको कहाँ प्लेस करेंगे? खुदा का खौफ करें। कहने लगे चलिए ये बात है तो ठीक है, लेकिन ये बड़ा मुश्किल है इसको इस हद तक बर्दाश्त करना। फिर उन्होंने कहा देखिए मैं आपको ये राय देता हूँ। प्रोफेसर कहने लगे आप इनको स्किल्ड लेबर कह लें। मैंने कहा आप इन्हें टेक्नीशियन कहें। जब भी आप बात करते हैं बड़े बड़े मजमून लिखते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, साइंस तक आप पहुँचते हैं, टेक्नोलॉजिस्ट तक आप नहीं पहुँचते, तो फिर इस मुल्क का क्या बनेगा? हाँ क्यों कहेंगे इनको स्किल्ड लेबर, क्यों कहेंगे? कहने लगे नहीं। इस बात पर कुछ देर झगड़ा चला। वहाँ पर एक डॉक्टर साहब थे, बहुत अच्छे आदमी हैं। डॉक्टर साहब कहने लगे इशफाक साहब देखिए इतनी रायत आपको दे दी है कि स्किल्ड लेबर कह लें। मैंने कहा डॉक्टर साहब आपके खूबसूरत अस्पताल के अंदर जहाँ आप हार्ट का बाईपास करते हैं, इसके बाहर एक वेल्डर है, वो वेल्डर भी टांका लगाता है, आप भी टांका लगाते हैं, तो आप मेरे हिसाब से दोनों बराबर हैं। देखिए वेल्डर भी तो कमाल का काम करता है। कहने लगी ये बराबर कैसे हो गए? मैंने कहा देखिए मैं वेल्डर के गुण आपको दे देता हूँ, कितने बड़े आप डॉक्टर हैं, आपसे कहता हूँ मुझे एक टांका लगा कर दे दें, तो आप नहीं लगा सकते। तो कहने लगे ये तो कभी हमने सोचा ही ना था, इसके बारे में अब क्या फैसला करें? मैंने कहा इसके बारे में बहुत संजीदगी से फैसला किया जाना चाहिए। आप इतने बड़े अपने साहिबाने इल्म को काट कर फेंक रहे हैं, अपने और इनके दरमियान बड़ी खलीज पैदा कर रहे हैं जिसने आपके मुल्क को बहुत कमज़ोर कर दिया है। आप मुझे ये बताइए क्या आप इन लोगों को वो इज़्ज़त नफ्स लौटा के देना चाहते हैं या नहीं, उस सेल्फ रिस्पेक्ट जिसके वो हकदार हैं? जैसा कि वलायत के महज़ब मुल्कों में इनको तनख्वाहें ज़्यादा नहीं मिलती, पैसे इनको ज़्यादा नहीं मिलते, लेकिन इज़्ज़त तो इनको वही मिलती है जो बॉन्डर स्ट्रीट के एक लॉर्ड्स को मिलती है या चिल्ली के वेल्डर को मिलती है। कहने लगे हमारे यहाँ चूँकि एक हिंदू का निज़ाम जहनों में चलता आ रहा है, मन्नों का ब्राह्मणों, खश्तरी, वेश, शूदर वो निकल नहीं सका है, इसलिए इस पर बड़ी शिद्दत से गौर किए जाने की ज़रूरत है। शुरू में डेरे पर बाबा जी इलाज बिलग़ज़ा भी करते थे। हमारे बाबा लोग करते हैं इलाज अल्टरनेट मेडिसिन, मुतबादिल दवायात से। वहीं इसका पता चला। वहाँ कुछ लड़कियाँ आई हुई थीं, बड़ी प्यारी खूबसूरत, बहुत गहरे सांवले रंग की, 4, 5, 6 बरस की। एक बड़ी उम्र की औरत थी, साथ एक बाबा था। वो इसका इलाज करवाने के लिए आई थी। तो मैंने बाबा जी से पूछा ये कौन बच्चियाँ जो अपना इलाज करवाने के लिए आई हैं? इन्होंने कहा अपने ताए को ले आई हैं, और ये बच्चियाँ वो हैं जो भावलपुर मुल्तान में कॉटन पिकर्स, कपास चुनने वाली हैं। तो मुझे ख्याल आया कि पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी वो ख़वातीन हैं जो कपास चुनती हैं, या राइस प्लांटर्स हैं, ये ख़वातीन हैं जिनका नाम अखबारों में आता है, या जो रोज़ अपनी बर्तरी के दावे करती हैं ना ना वो तो हमारे जैसी हैं, हम इनके साथ के हैं। ये आपका पाकिस्तान है जिसकी सारी इकॉनमी का दारोमदार कॉटन के इकॉनमी पर है, और जो आपके लिए इतने सारे डॉलर, पाउंड, डच मार्क, यन हासिल करती हैं, ये वही लड़कियां हैं जो कॉटन पिकर्स हैं। मेरी चूँकि तजस्सुस की आदत है तो मैंने पूछा बीबीओ ये कपास चुनने का काम इतना मुश्किल है? हाँ जी बाबा ये फुट्टी चुगना होता है, बड़ा मुश्किल होता है। तो मैंने कहा तुम्हारी बड़ी शिकी है, यानी मेरी निगाहों में तुम्हारी इज्जत सबसे ज़्यादा है, इखबार वाली इज्जत नहीं। इसने कहा नहीं, मैं आपकी बड़ी मेहरबानी। मैंने कहा मुझे ये बताओ जब तुम कॉटन चुनती हो तो क्या ये मुश्किल काम है, क्या मैं ये नहीं कर सकता? तो कहने लगी मर्द ये काम नहीं कर सकते। मैंने कहा क्यों? कहने लगी इनकी उंगलियां मोटी होती हैं, वो फुट्टी नहीं पुटते, पूरा जोटा पुट के ले जाते ने। तो अगर मर्दों को ये काम दे दिया जाए तो खुदा न खास्ता तो आपकी इकॉनमी जो है, ये जो आप थोड़ा बहुत फॉरेन एक्सचेंज कमाते हैं ये भी ना हो। इस तरह ये जो राइस प्लांट की बात है, आपने देखा होगा, गांव में देखा होगा, वो औरतें जो पानी में खड़ी हो के लगाती हैं वो पीछे को चल रही होती हैं। तो पीछे को जब आप देखते हैं हैरानी से कि वो लाइन बिल्कुल सीधी होती है, फिर वो पीछे हटती जाती हैं, फिर वो अपना गाना गाए जाती हैं,
پھر وہ اس میں پلانٹ کرتی ہیں تو وہ کم از کم میرے حساب سے رائس پلانٹنگ کی یا رائس ایگریکلچر کی MSc ہوتی ہے، اور ان کے ساتھ جو بوڑھے کام کرنے والے ہوتے ہیں وہ PhD کا حق رکھتے ہیں۔ تو ان لوگوں کو جو ہمارے ملک کی ریڑھ کی ہڈی ہیں اور جو صاحبان علم ہیں اور جو صاحبان قلم نہیں ہیں، اب ہم یہ چاہیں گے ان صاحبان علم کو جو ان میں عملی طور پر علم موجود ہے، ان کو کوئی ایسی صورت پیدا کریں کہ ان کے پاس جو تحریری اور حرف شناسی کا علم ہے وہ بھی پہنچ جائے۔ پہنچ اس لیے نہیں رہا کہ ان کو ہم نہیں مانتے، اس بار جہاں جہاں میرا جھگڑا چلا صورتحال ایسی ہی تھی۔ ایک فوجی تھے، وہ کہنے لگے کہ یہ آپ کی باتیں عجیب سی ہیں، ہم ان کو کیسے مان لیں؟ میں نے کہا سر، آپ اپنے 32.5 لاکھ کے موٹر محمد صدیق ان پڑھ مستری کو دے آتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں 2 دن میں ٹھیک کر دیں۔ وہ کہتا ہے نہیں، 2 نہیں 3 دن لگیں گے، یہ کمپنی بے عقل ہے، ان کو بنانی نہیں آتی۔ تو اب میں آپ لوگوں سے، آپ کی وساطت سے، اپنے سارے حضرات سے پوچھتا ہوں، کیا پاکستان میں یہ وقت آ سکتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو مضبوط رکھنے کے لیے، اپنے آپ کو طاقتور رکھنے کے لیے ان لوگوں کو بھی اپنے ساتھ شامل کریں؟ ان کے ساتھ کوئی رشتہ داری نہیں کرنی، ان کے ساتھ کوئی محبتیں نہیں کرنی، ان کے ساتھ کوئی پیسے میں ترقی نہیں، لیکن جب آپ جائیں تو ان کو اتنی عزت ضرور عطا کریں جتنی آپ ولائے جاتے ہیں تو ایک ٹیکسی ڈرائیور کو عطا کرتے ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں یہ سوال پیش کر رہا ہوں اور اپنے ناظرین اور سامعین کی خدمت میں بھی، اس کو کیسے حل کیا جائے؟ میں یہ چاہتا ہوں کہ کل غروب آفتاب سے پہلے ہم سارے مل جائیں اور اس مضبوطی کو اپنا لیں جو آپ بڑے فخری انداز میں کہا کرتے ہیں کہ ترقی یافتہ ملکوں میں یہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے۔ میرے خیال میں ہم کوئی ایسا ڈھانچہ بنائیں جس میں صاحبان قلم کے ساتھ عملی طور پر ان کو اپنے کام کرنے کا موقع ملے، انہیں تھوڑے سے حروف وہ بتائے جائیں کہ آپ جو عمل کر رہے ہیں، ایک بندہ تیسا چلا رہا ہے، رندہ مار رہا ہے، اس میں اس کو پتہ چلے کہ اس میں کیا کیا دنیا نے کمال دکھایا ہے اور کیا کیا کام ہو رہا ہے۔ تھوڑی سی حروف شناسی بھی آنی چاہیے اشفاق صاحب، جیسے انہوں نے پیچھے سے شروع کیا تھا۔ کئی دفعہ حکومت نے تعلیم بالغاں الف ب پ سے شروع کر دیتے ہیں اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اگر اس لائن میں جیسا آپ نے فرمایا جو عملی کام کرتے ہیں، اب ان کو پش کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ان کے لیے کوئی ادارہ یا کوئی نظام قائم کیا جائے، واقعی ان کی تھوڑی سی کمی ہے جو عملی طور پر سب کچھ جانتے ہیں، اب یہ ہے دوسروں کو سمجھانے کے لیے یا کچھ کرنے کے لیے، یہی چیز وہ کوئی صاحب علم ہو۔ جیسے کہ نجمہ نے کہا، ہم اپنے علم پر تھوڑا سا فخر کرنا شروع کریں گے تو ہم میں تقویت آئے گی۔ ابھی ہم تھوڑا سا ڈرے ہوئے ہیں۔ میری بھانجی ہے، وہ MSc ہے، پروفیسر ہے ہوم اکنامکس کی، اور اس نے اسپیشلائز کیا ہے کھانا وغیرہ پکانے میں، لیکن ہمارے گھر میں جب بھی کوئی دعوت ہوتی ہے تو ہم صدیق باورچی کو بلاتے ہیں۔ ایک مرتبہ شادی پر دیر کی بات ہے، 42 دیگیں پکانی تھی اور وہ باورچی 42 دیگوں کو کس ترتیب سے تیار کر رہا تھا اور کتنی مستعدی سے، اور اس کے پاس کتنا علم تھا، آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ تو میں یہ درخواست لے کر آیا تھا آپ کی خدمت میں کہ لوگوں کو سیلف رسپیکٹ، جو کہ ان کا حق ہے، جو کہ ان کی توقیر ہے، وہ ان کو لوٹا دینی چاہیے، بہت ضروری ہے، ورنہ ہم اس غلط فہمی اور کوتاہی میں مبتلا رہیں گے کہ جس میں اب ہیں۔ یہ تو میری بات تھی جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دی، کچھ الجھنیں میری بھی ہوتی ہیں جس سے میں آپ کو زحمت دیتا ہوں۔ وجہ وہ یہ ہے کہ ایک بہت ہی ذہین انسان، غیر معمولی ذہین انسان، بہت زیادہ، کیا بات ہے کہ وہ عام لوگوں سے مل نہیں سکتا، ان کے درمیان زندگی نہیں بسر کر سکتا، ان سے کچھ کٹا کٹا سا رہتا ہے۔ میرا خیال ہے وہ اپنی تخلیقی قوتوں میں اتنا مگن ہوتا ہے کہ اس کو شاید دنیا کی ضرورت نہیں رہتی۔ شاید یہ بات ہو سکتی ہے، یہ نہیں کہ وہ کٹا رہنا چاہتا ہے، لیکن وہ اپنے میں اتنا مگن ہے کہ جس طرح ہمارے ملنگ بابا ہیں، وہ اتنا پرسکون ہے کہ وہ باہر کی دنیا میں آنا چاہتا ہی نہیں۔ جہاں تک ذہانت کا تعلق ہے، جس کی لیٹسٹ ڈیفینیشن یہ ہے کہ وہ شخص ذہین ہے جو خود کو ماحول میں ایڈجسٹ کرے، لیکن وہ ایسا نہیں کر رہا، اس کا مطلب ہے کہ اس کی ذہانت میں کوئی خرابی ہے۔ میرا خیال ہے کہ اس کو اپنی ایک مکمل دنیا ملی ہوئی ہے، ایک انٹلیکچوئل ڈسکورس اپنے ساتھ کر رہا ہے، وہ جینیس کی بات کر رہا ہے، غیر معمولی ذہانت کی بات ہے، جس طرح آپ نے شروع میں مثال دی ہے بابا جی نورے والے کی، جو کبھی اسکول نہیں گئے تھے، کبھی کالج نہیں گئے تھے، لیکن جو ان کا نالج تھا اس کی بنیاد پر شاعر اور آپ جیسے اسکالر ان کے پاس جا کر بیٹھتے تھے اور شیئر کرتے تھے۔ اس کا مطلب ہے ان میں ذہانت اوسطاً زیادہ تھی، وہ آپ لوگوں کو متاثر کرتے تھے اور وہ پوری طرح لوگوں کے اندر گھلے ملے بھی رہتے تھے، اور انہوں نے پوری طرح ایڈجسٹ بھی کیا خود کو، اپنے آپ کو۔ یہ آخری فکرہ آپ کا غور طلب ہے کہ گھلے ملے رہتے تھے،
बल्कि घुलने मिलने के बगैर इनका इल्म निकलता ही नहीं था। ये क्यों है? मैं नजमा की बात यहाँ तक तो मानता हूँ, यहाँ तक तो ठीक है, वो अपने आप में, अपने काम में, अपने लगन में ऐसा मसरूफ़ होता है कि अपना राब्ता कायम नहीं रख सकता। लेकिन अगर वो मलंग बाबा है तो फिर वो इरिटेंट क्यों होता है? मलंग बाबा इरिटेंट नहीं होता। मैं आपसे सवाल यूँ नहीं कर रहा कि इसका जवाब यूँ दें, यहाँ तक तो बात ठीक है, लेकिन ये लोगों से मेल मुलाकात करने में, लोगों के साथ घुलने मिलने में वो इतना क्यों पाबंद होता है? अपनी ज़ात के अंदर वो आगे नहीं चल सकता। अगर वो मिले तो बहुत कुछ फ़ायदा पा सकता है। इसकी ज़ात को भी, माशरे को भी, ज़िंदगी की छोटी छोटी पेचीदगियाँ जो कि इंसान के साथ साथ चलती रहती हैं, लेकिन इन पर गौर किया जाना बहुत ज़रूरी है। मैंने ये देखा है कि डेरों में, तकियों पर, ज़ावियों में हर ऐसी बातों का बड़ा पालन होता है और इन पर गौर किया जाता है, आपस में मिल के बात की जाती है। और हमारे बाबे जो हैं, मैं आखिरी बात अर्ज़ कर दूँ, इनमें जो बिल्कुल सही बाबे हैं वो इल्म को सिर्फ 2 हिस्सों में तकसीम करते हैं। एक वो डेरे को मानते हैं यहाँ इल्म मिलता है, या फिर वो साइंस लेबॉर्ट्रियों को मानते हैं जहाँ साइंसदान खड़ा होकर काम करता है। डाइसेक्टिंग टेबल है जहाँ पर काम हो रहा है, जहाँ पर सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग बैठा हुआ है। इसकी बाबे बहुत इज्जत करते हैं और साइंसदान की इतनी इज्जत करते हैं जितनी वो मेटाफिज़िक्स की इज्जत करते हैं। ख़वातीन और हज़रात इतनी ही फ़िज़िक्स की इज्जत करते हैं। बड़ी मेहरबानी है आपकी, बड़ा शुक्रिया आपका। इंशाअल्लाह फिर किसी अगली नशिस्त में मुलाकात होगी तो कुछ और चीज़ें आपकी खिदमत में पेश करके फिर आपसे फ़ायदा उठाऊँगा और फिर इसको मुज्तमा करके आइंदा किसी वक्त में कुछ और लोगों की देने की कोशिश करूँगा। बशर्ते ज़िंदगी। अल्लाह हाफ़िज़।